Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो आज हम इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की द लास्ट लेसन की कुछ टेक्सचुअल और लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पहले की वीडियो में दिया जा चुका है, वो भी इस वीडियो के लास्ट में रिकमेंडेड है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें कई भाषाओं का संगम है। नीचे दिए गए शब्दों की ओरिजिन क्या है ये बताना है आपको, यानी कि ये शब्द मूल रूप से किस भाषा से लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइकून जापानीज़, ये जापानीज़ लैंग्वेज से ली गई है। ट्यूलिप फ्रेंच, लोगो ग्रीक, बेंडाकोट तेलुगु, बारबेक्यू स्पेनिश लैंग्वेज से, वरांडा पुर्तगीज़, रोबोट चेकोस्लोवाकिया, ज़ीरो अरेबिक लैंग्वेज से, स्की नॉर्वेजियन, ट्रैक डच लैंग्वेज से। पैटिट फ्रेंच लैंग्वेज से, जबकि किंडरगार्टन जर्मन लैंग्वेज से ली गई है। कैपिटल लैटिन, डेमोक्रेसी ग्रीक और बाजार हिंदी लैंग्वेज से ली गई है। तो ये शब्दों की इनकी ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स एंड टिक द ऑप्शंस दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। तो अंडरलाइन किए हुए शब्दों को देखो और वहाँ टिक करो जो इसके अर्थ को अच्छी तरह बता रहे हैं। What is thunder clapped these words were to me? अंडरलाइन वर्ड है थंडर क्लैप। तो थंडर क्लैप द वर्ड वर, इसके 3 ऑप्शन दिए हैं इसके मीनिंग के। लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, प्लीजेंट एंड वेलकम। तो इसका अर्थ है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, आश्चर्यचकित कर देने वाला, एक ऐसी बात जिसकी उम्मीद ना हो। तो आंसर है इसका बी। When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it's as if they had the key to their prison. It is as if they have the key to their prison as long as they, 3 ऑप्शन दिए हैं। डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, क्विकली लर्न द कॉन्क्वेरर्स लैंग्वेज। तो जब तक वो अपनी आंसर इसका है बी, आर अटैच टू देयर, जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। तो ये उनकी गुलामी से आज़ादी का एक सशक्त जरिया हो जाता है, तब जब वो अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं। Do not go fast, you will get to your school in plenty of time. तो अंडरलाइन वर्ड है in plenty of time. You will get to your school very late, too early और early enough. तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। फिर तो इसमें 3 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है इसका वेरी अर्ली, तुम अपने स्कूल जल्दी पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि बहुत आराम से पहुंच जाओगे, काफ़ी समय है। I never saw him look so tall. So tall, look so tall, ये अंडरलाइन वर्ड है। एम हेमल के लिए कहा गया है। एम हेमल, he had grown physically taller, seemed very confident, stood on the chair। तो इसका आंसर है seemed very confident, यानी कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे। look very taller यानी कि फुल कॉन्फिडेंस, ही वॉज इन हिज फुल कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास में थे वो। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। तो इस स्टोरी में लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी मूल्यवान है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? When M. Hamel told them from the next day only German would be taught,
in the schools of Alsace and Lorraine. जब एम हैमल ने उन्हें बताया और उन्होंने बुलेटिन बोर्ड से भी पढ़ा कि अगले दिन से उन्हें एल्ज़ेस और लॉरेंस के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, उनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं. They realized that they had been deprived of the right of learning their own language. तब उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें उनकी ही मातृभाषा पढ़ने का मूलभूत अधिकार उनसे छीन लिया गया है. Then they would neither be able to speak nor write it. यानी कि फ्रेंच के लिए इट कहा गया है. तो अब स्थिति ये हो गई है कि ना तो वे फ्रेंच बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, क्योंकि एल्सेस और लॉरेंस ये दोनों प्रशिया के हाथ में चला गया है और अब उन पर इम्पोज किया गया है कि वो सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ेंगे. तो क्या होता है कि दस टू शो देयर लव फॉर देयर लैंग्वेज, तो अपनी मातृभाषा के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था वो यहाँ बताया गया है. एम हैमल वोर हिज स्पेशल ड्रेस ऑन दैट डे. तो अपने लास्ट लेसन के दिन, फ्रेंच के लास्ट लेसन के दिन एम हैमल ने अपना विशिष्ट परिधान पहना था. ये उनका विशिष्ट परिधान क्या है, इसके आगे की वीडियो में क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ है कि उनका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है, झालरदार उनकी शर्ट है और ब्लैक कलर की सिल्क की बनी और कढ़ाई की हुई उनकी टोपी है. तो ये उनकी विशिष्ट परिधान थी जो कुछ खास मौक़ों पर पहनते थे, वही पहन करके वो आज उनका लास्ट लेसन लेने के लिए आए थे. मैनी एल्डरली पीपल केम टू अटेंड द क्लास. जब गांव के लोगों ने भी बुलेटिन बोर्ड पर ये ऑर्डर पढ़ा था, तब वो सब के सभी स्कूल में अपने फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए आए थे. फ्रांस रिग्रेटेड फॉर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन हिज स्टडीज़. तो फ्रांस को भी अब अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया. एम हैमल मेंशन्ड, तो ये तो बाहर से जो दिख रहा था उनकी मातृभाषा का प्रेम वो तो था ही. अपने लास्ट लेसन के क्लास के दौरान ऐसी किन बातों का उन्होंने जिक्र किया जिससे उनके मातृभाषा के प्रति उनका प्यार और सम्मान दिख रहा था. तो एम हैमल ने उन लोगों को ये बताया, उन लोगों के यानी कि गांव के लोगों को और अपने छात्रों को बताया, देयर लैंग्वेज वॉज देयर आइडेंटिटी. उनकी भाषा ही उनकी पहचान है ना. उनकी भाषा यानी कि वे फ्रेंच भाषा से ही जाने जाएंगे कि वो लोग फ्रेंच हैं. उनकी भाषा उनकी आइडेंटिटी है. दे शुड नेवर फॉरगेट देयर लैंग्वेज. और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, है ना. यानी कि कोशिश वो ये करते रहें कि उनकी अपनी मातृभाषा भले ना पढ़ाई जा रही हो पर फलती फूलती रहे और आने वाली पीढ़ी उसे कभी भूले नहीं. देयर लैंग्वेज इज़ द की टू देयर प्रिजन फॉर लिबरेशन. उनकी मातृभाषा ही उनकी आज़ादी का एक सशक्त जरिया है. एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज. इतना ही नहीं, एम हैमल ने अपनी मातृभाषा फ्रेंच की तारीफ़ की. कैसे तारीफ़ की ये भी आगे की वीडियो में दिया है कि फ्रेंच लैंग्वेज विश्व की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है. एम हैमल मेस्मराइज्ड हिज लास्ट लेसन. तो इस तरह एम हैमल ने अपने इस लास्ट लेसन को यादगार बना दिया था. इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, फाइनली ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विव ला फ्रांस, दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस. इसके अलावा उन्होंने फाइनली एक चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड तक जा कर के बोल्ड लेटर्स में उस पर लिखा विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे. इन दिस वे दे केम टू नो हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वॉज. तो इस तरह उन लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी मातृभाषा कितनी
मूल्यवान थी उनके लिए। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स वंस पैट्रियटिज्म। मातृभाषा के प्रति गर्व ही हमारी देशभक्ति को प्रतिबिंबित करता है। फ्रांस थिंक्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? फ्रांस ने सोचा क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने या जर्मन में गुटुरगू करने को मजबूर करेंगे? इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ मीनिंग दी है वो इस तरह है। अल्फोंस डुडेज स्टोरी द लास्ट लेसन clearly shows the lust of German to control and dominate the world and influence their culture and identity. अल्फोंस डुडे की ये स्टोरी द लास्ट लेसन बड़े ही प्रभावी रूप से जर्मन का विश्व को नियंत्रित करने और अपने वर्चस्व को बनाए रखने की लिप्सा और अधीनस्थ देश की संस्कृति और वहाँ के लोगों की पहचान को प्रभावित करने का दुस्साहस प्रदर्शित करता है। प्रशियन वर नॉट सेटिस्फाइड विद मेयर पॉलिटिकल डोमिनेशन। प्रशियन जीत गए थे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक प्रभुत्व से वो संतुष्ट नहीं थे। वो क्रश करना चाह रहे थे फ्रेंच को। दे वॉन्टेड टू इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन फ्रेंच। वे फ्रेंच से उनकी आइडेंटिटी छीनकर उन पर अपनी भाषा थोपना चाह रहे थे। बट दिस वॉज नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं था, बल्कि असंभव भी था। क्यों? बिकॉज देयर मदर लैंग्वेज वॉज एज नेचुरल टू देम एज कूइंग वॉज टू पिजन। क्योंकि किसी व्यक्ति की जो मातृभाषा होती है ये बिल्कुल प्राकृतिक होती है, बिल्कुल स्वाभाविक होती है। और किसी व्यक्ति की मातृभाषा ठीक वैसे ही प्राकृतिक होती है जैसे कि किसी कबूतर का गुटुरगू करना। तो जिस तरह कबूतर के गुटुरगू को हम किसी और भाषा में नहीं बदल सकते हैं, इन द सेम वे किसी व्यक्ति की मातृभाषा को किसी और भाषा में नहीं चेंज किया जा सकता है। उसकी जो मातृभाषा है वो वही रहेगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए या कोई भी भाषा बोलना शुरू कर दे। तो imposing a new language on them was just like dominating the force of nature and enslaving it. तो किसी की भी भाषा को, किसी की भी मातृभाषा को छीनकर उसे एक नई भाषा बोलने के लिए मजबूर करना, प्रकृति यानी नेचर की शक्तियों को नियंत्रित कर उसे प्रभावित करके गुलाम बनाने जैसा है, जो किसी भी तौर पर संभव ही नहीं है। Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like France? M. Hamel की दृष्टि में इन चीज़ के लिए ये जो चीज़ उन्होंने बताई है कि नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग यानी कि पढ़ाई लिखाई को नेगलेक्ट करने के लिए किन किन लोगों को दोषी ठहराया है, ख़ास तौर से उन बच्चों, फ्रांस जैसे उन बच्चों के लिए। इन हिज व्यूज़ पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड ही हिमसेल्फ वर ऑल रिस्पॉन्सिबल। तो एम हेमल की दृष्टि में बच्चों की पढ़ाई के नेगलेक्ट के लिए उनके पालक, छात्र और वे खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है। M. Hamel blamed the parents who, instead of sending their children to school, sent them to farms and mills so that they could earn some more money. तो सबसे पहले उन्होंने इसके लिए बच्चों के पालकों को जिम्मेदार ठहराया है कि वे बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय किसी फॉर्म पर या किसी मिल में भेज करके काम करवाना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसा कमा कर वे ले आएँ और उनसे उनका घर चल सके। तो एम हेमल के अनुसार कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चों का राइट है
एजुकेशन, तो बच्चों को बराबर स्कूल भेजा जाना चाहिए था ताकि वो पढ़ लिख कर उनके अपने भविष्य के लिए वो तैयार हो सकें। M. Himmel also blamed the students for delaying the learning of their lessons, thinking that there was plenty of time to learn. तो सही ढंग से पढ़ाई न करने के लिए M. Himmel ने छात्रों को भी जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पढ़ाए गए पाठ को वे तैयार करने के बजाय सोचते थे कि अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ाया हुआ कल तैयार कर लेंगे, और यही सोच कर वो पढ़ाई कल पे टाल देते थे और अपनी पढ़ाई में पिछड़ते चले जाते थे। नतीजा ये होता था कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी नहीं कर पाए थे। M. Himmel also blamed himself for unsatisfactory progress of the student. इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के इस असंतोषजनक स्थिति के लिए खुद को भी उन्होंने दोषी ठहराया था। Instead of teaching them, he often sent them to water the plants. क्योंकि जब कभी उन्हें पढ़ाने का मन नहीं होता था तो वो बच्चों को बगीचे में भेज देते थे और कहते थे कि जाओ आज तो बगीचे में पौधों को पानी दो। तो बच्चे वहाँ व्यस्त हो जाते थे। और gave them holiday when he wanted to go for fishing. या जब कभी उनका मन फिशिंग करने के लिए होता था तब तो वो बच्चों की छुट्टी ही कर देते थे। तो इस तरह से छात्रों के असंतोषजनक शैक्षणिक स्थिति के लिए उन्होंने पालकों को, छात्रों को और स्वयं को भी जिम्मेदार ठहराया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर इट एंड बेल आइकन ज़रूर आप इसको दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। किसी और चीज़ पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।